हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, अगर आप एक जॉब एस्पायरेंट्स हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी एक बीटीएससी का जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, जिसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर्स हैं या आप पास आउट हो चुके हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका रहने वाला है। इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन नंबर्स और वैकेंसी है, तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और बाकी जो डिटेल है मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लेके चलूँगा, और जहाँ पर मैं आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर बताने वाला हूँ कि वैकेंसी क्या है और उस पर जो भी डिटेल्स हैं वो आज मैं डिटेल में आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले आया हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी मैं बीटीएससी की वेबसाइट पे आ रहा हूँ, जो कि बेसिकली आपका बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का है। ये आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये आपका बीटीएससी का आपका इंटरफेस है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, लेकिन आपको कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखो आपको व्हाट्स न्यू लिख रखा है। व्हाट्स न्यू में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ पंप ऑपरेटर, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल। इसके बारे में भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ जो आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, वो है आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। तो चलिए सबसे पहले सिविल से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो भी इसके आपका नोटिफिकेशन आया उसमें डिटेल में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं सिविल वाले को देखता हूँ कि सिविल में क्या है। जैसे आप सिविल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज आपको ओपन होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन नेम जो है वो आपका है जो आपका जो 28/2/2025 का है, ये जो आपका जॉब पोजीशन है उसके लिए, और ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ये आपका वैकेंसी आई है उसमें, और जो एग्जामिनेशन नेम है एडवर्टाइजिंग फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। और इसका जो रजिस्ट्रेशन जो डेट जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 12 दिसंबर 2025 से, मतलब कि आप कह सकते हैं कि कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है वो 12/1/2026 है, मतलब 12 जनवरी 2026 को 6:25 तक आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो पेमेंट का जो लास्ट डेट दे रखा है, पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो है 12 जनवरी 2026 को ही 6:25 तक शाम तक, ठीक है। और एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो भी है 12 जनवरी 2026 और 6:25 जो इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपका कल से स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें इसका जो लास्ट डेट है वो नेक्स्ट मंथ 12 जनवरी तक है, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम तक का आप वेट मत कीजिए, ठीक है। आप इसमें पहले अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई का लिंक जो है आपको यहाँ नीचे दिखेगा, ये अप्लाई का लिंक है आपका। बट अभी चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो अभी मैंने नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया हूँ, ठीक है। अभी देखिए ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेसिकली हिंदी में दे रखा है, तो मैं आपको इसमें जो भी बेसिक डिटेल्स जो है जो आपको जानना जरूरी है इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो आई है वो आई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जो कि आपका बीटीएससी है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। आप अगर डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल में अपनी डिप्लोमा कर रखी है, ठीक है, या आप कहीं वर्किंग है तो ये वर्किंग है तो उसके लिए भी है। अगर आप कहीं अपने एजुकेशन कंप्लीट किया है और आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेईई आरआरबी जेईई, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये विज्ञापन संख्या है वो 28/2025 का है, और जो पोजीशन रहने वाला कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, जूनियर इंजीनियर असैनिक मतलब सिविल का, ठीक है। और नियमित रेगुलर है, कोई आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, ये रेगुलर वैकेंसी है। और अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो इसमें जो वैकेंसी है टोटल वो है 2653, मतलब 2653, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर्स है, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसमें 2653 वैकेंसियाँ हैं, मतलब पोजीशन है अभी इसमें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, आप इसमें अप्लाई कीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब सुनहरा अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका जो वेबसाइट है वो यही है www.btsc.bihar.gov.in पे, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 दिसंबर 2025 से लेके 12 जनवरी 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये पोजीशन जो रहने वाला है वो जूनियर इंजीनियर का है, कनीय अभियंता और सैनिक, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे स्केल है वो 9300 से लेकर 34,800 तक है, ठीक है। आपका ग्रेड पे जो रहेगा 4600, वेतन स्तर जो होगा लेवल 7 का होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं वो समझते हैं कि जो भी आपके कैंडिडेट है, सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, मतलब इंडिया के होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना आवश्यक है। आप अगर डिप्लोमा सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि पोजीशन जिनकी 2653 है, आप अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा होल्डर होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो ये आपके लिए
आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आपका अगर रिजल्ट आ चुका है या आप काफ़ी पहले भी अगर कर रखे हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, तो ये जॉब या उसके समकक्ष कोई आपके पास डिप्लोमा होल्डर जो कि सिविल से रिलेटेड हो, तो वो तब आप इसके लिए एलिजिबल है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तकनीकी योग्यता है, मतलब टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्या है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि आईसीटी जो आपको डिग्री प्रोवाइड कराती है, आईसीटी, उससे नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड, आप एक जरूर आप लिखिएगा, रेगुलर कोर्स अगर आपका है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका जो डिप्लोमा है वो आपका डिस्टेंस मोड में है या आपका रेगुलर कोर्स नहीं है, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड, मतलब रेगुलर कोर्स अगर आपका है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अथवा यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी कहलाती है, के द्वारा नॉन डिस्टेंस रेगुलर कोर्स में निर्गत में डिप्लोमा, अगर आप कोई डीम्ड कॉलेज से आपने क्या कर रखा है कि रेगुलर कोर्स में आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आप AICTE अप्रूवल से या पे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो अगर उन यूनिवर्सिटी से भी आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। आप जरूर इसमें याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी अगर आपने रेगुलर कोर्स नहीं कर रखा है डिप्लोमा का, तो ये आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर मैं आपका जो भी डिपार्टमेंट वाइज में अगर बात करूँ, जो आपके 2653 मतलब 2006 जो वैकेंसियाँ हैं, तो अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूँ, तो बिहार में जल संसाधन विभाग बिहार में जो वैकेंसी आई है टोटल, एक तो आई है 434 और एक 152। ठीक है। अगर जल संसाधन विभाग बिहार पटना की बात करें, ठीक है, तो 260, 90, ठीक है, ओपन है ये, और बिहार के लिए 174, 61, मतलब 60% जो आपका ओपन है और 40% आपका बिहार के लिए है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 232, 81, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए आप देखेंगे तो जो कुल आपका नगर विकास एवं आवास विकास के लिए देखेंगे तो कुल आपका जो वैकेंसी है टोटल 224 और 75 रहने वाला है। ठीक है। अगर ग्रामीण विभाग के लिए देखेंगे, टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है जो यहाँ पर 78 भवन निर्माण एंड 27 जो आपका टोटल रहने वाला है। ठीक है। अब ग्रामीण कार्य के लिए 224 और 75 रहने वाला है। वैसे इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी का डिटेल यहाँ पर दे रखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। इस लोक स्वास्थ्य नियम में आया, लघु जल संसाधन में आया, जो भी इनकी टेक्निकल मतलब रहती है डिपार्टमेंट, उसमें जो जूनियर इंजीनियर की जो पोजीशन आई है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी बीटेक के बारे में कोई डिटेल में नहीं बताया गया है। तो अभी तक जो भी मुझे इतना समझ में आया है, यहाँ पर बीटेक अलाउड नहीं है। जो भी बीटेक कर रखा है सिविल में, वो यहाँ पर अलाउड नहीं लग रहे हैं। ठीक है। क्योंकि डिटेल इसमें इन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मिनिमम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इन्होंने सीधा सीधा ऐसा लिखा है कि आपका अगर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में और आपका रेगुलर कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने उसके समकक्ष लिख रखा है, बट समकक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बीटेक दे रखा है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि आपका जो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो अगर डिप्लोमा होना चाहिए, तब यहाँ पर कहा जा सकता था कि बीटेक वाले भी अलाउड है। तो ये बीटेक वालों के लिए थोड़ी सी मतलब खबर अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो एज क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है कि अगर आपकी एज क्या होनी चाहिए, अगर ये एज बता रहा है कि 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 1/8/2025, आप ये याद रखिएगा कि 1/8/2025 तक अगर मैक्सिमम एज आपकी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो सर 37 ईयर्स होनी चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी की आप महिला हैं तो आपको 40 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पुरुष हो या महिला, तो उनकी एज जो होनी चाहिए मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला कोई भी हो, तो उनकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 42 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। आपका जो भी मैट्रिकुलेशन का जो मैट्रिक का 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट है, जो एडमिट कार्ड है, जो भी आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को मान्य दिया जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिए कि उसमें कुछ और है, आपके आधार कार्ड में कुछ और है तो आप आधार कार्ड वाला दिखा के काम चला लेंगे, नहीं। तो आप ये समझिएगा कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो उन्होंने ये रख रखा है, पैमाना दिख रखा है, तो उन्होंने ये दे रखा कि 10th में मार्कशीट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ से वो एज कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना दिनांक इतना के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र की 10 वर्ष की छूट, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट अनुमानित की गई है। जो अधिकतम 10, अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो दिव्यांग का जो लेवल है वो किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 10 ईयर्स का आपको दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा डिटेल कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया है, ये आप वेबसाइट पर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है।
लेकिन मैं आपको जो इसमें बेसिक जो डिटेल दिया गया मैं उस पर बात करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आरक्षण के बारे में अगर बात करें तो आरक्षण क्या है कि आरक्षण किसको बोलेगा। ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और अगर वहाँ पर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, अगर आपने वहाँ पर कैटेगरी में जनरल डाल रखा है, ठीक है, तो अगर आप बाद में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम आपको आरक्षण में आप आते हैं नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार से, कहने का मतलब अगर वो बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तभी उनको वहाँ पर आरक्षण मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से आपने अप्लाई कर रखा है तो वहाँ पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप एक जनरल कैटेगरी में, हालांकि आप चाहे वो आप आरक्षण की कैटेगरी में आते हो, चाहे आप अत्यंत पिछड़ा जाति से भी क्यों ना आते हो, बट आपको वहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर जनरल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी आरक्षण का प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको क्या क्या जमा करना होगा, अगर आपको आरक्षण लेना है, अनुसूचित जाति से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना पड़ेगा और स्थानीय निवास मतलब डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके आपको आरक्षित या आरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब आपका जो क्रीमी लेयर रहित मतलब आपका विदाउट क्रीमी लेयर का जो रहता है आपका सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आते हैं, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। इन सब डॉक्यूमेंट को देने के बाद ही आपको जो भी इसके अकॉर्डिंग प्रावधान मिलना चाहिए वो मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए अनुसूचित जाति में क्या आ रहे हैं, एससी जिनका है वो अनुसूचित जाति में आ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में एसटी आ रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी है, पिछड़ा वर्ग बीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस है और पिछड़े वर्गों की महिला डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर मैं और बात करूँ आपको, ठीक है, यहाँ देखिए दिव्यांग लोगों के लिए लिख रखा है इन्होंने, दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर ही मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जाएगा। आपने अगर कोई दिव्यांगता का आपने लगा रखा है और आपने उसमें लेवल लगा रखा है तो आपके लेवल से नहीं होगा, वो लोग खुद चेक करेंगे, उनके मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तभी जाके आपको उस लेवल का आपको प्रावधान, उस लेवल का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं और बात करूँ इसमें जो डिटेल में थोड़ा सा कि आपका आवेदन शुल्क की बात करूँ, अगर एक तो आपका ये है और दूसरा अगर मैं आवेदन शुल्क की बात करूँ तो जो आवेदन शुल्क रहने वाला है, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 15568 दिनांक 21/7/2025 के आलोक में प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 100 रुपये का परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको जो पेमेंट फी करनी होगी, जो पेमेंट पे करनी होगी वो होगी 100 रुपीज़ का। तो ये आपके लिए सही है। अभी एक गवर्नमेंट ने वहाँ का एक नया रूल लेके आया था कि आपको जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ ही आपको पे करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप इसको कैसे पे कर सकते हैं, आवेदन शुल्क को डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें फोटो पहचान पत्र की तो फोटो आईडी जो आपका रहने वाला है, आधार कार्ड रहने वाला है, ठीक है, जिसमें कि फोटो अवेलेबल हो, आपका पैन कार्ड रहने वाला, ड्राइविंग लाइसेंस रहने वाला है, इन सबको क्या है कि आपको फोटो पहचान पत्र के रूप में आपको कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए चयन प्रक्रिया की बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने। अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें कि पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविधा आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना के उपरांत चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अगर आपने कहीं पर ये कर रखा है, कॉन्टैक्ट बेस पे काम कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है और कॉन्टैक्ट बेस पे काम कर रखा है तो उसको थोड़ा सा यहाँ प्रिविलेज दिया जाएगा और उसके जितना भी उनका एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से उसको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका एग्जाम होगा एक रिटन टेस्ट होगा और प्लस आपका जो एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो उसके हिसाब से आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए समझते हैं लिखित परीक्षा जो होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 75 नंबर्स का रहने वाला है। और कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविधा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 2500 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवस की संख्या से 5 को गुना करने के पश्चात 365 से डिवाइड करने के बाद अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो 75 नंबर्स का एग्जाम होगा आपका, और रही जहाँ तक 25 नंबर्स की बात, तो 25 नंबर्स में आपने जितने अगर मतलब 1 साल अगर आपने काम किया है तो आपको 5 नंबर्स मिलेगा, 2 साल अगर आपने काम किया तो 10 मिलेगा, ऐसे ही मैक्सिमम जो नंबर्स मिलेगा वो 25 नंबर्स मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब 5 साल तक अगर आपने काम किया तो 25 ईयर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, अगर आपने कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम किया है तो, ठीक है।
अगर बात देखिए, अगर आपको मन में कन्फ्यूजन यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, अगर मान लो आपने 4 साल और 6 महीने काम किया है तो आपको उस केस में कैसे मिलेगा, ठीक है। तो 4 साल का तो आपको पहले 5-5 के हिसाब से 20 मिल गया, और 6 साल का आपका क्या हो गया, तो 6 साल में ये क्या करेंगे कि जितनी भी दिन है, अगर मान लो कि आपने 180 दिन काम किया है, ठीक है, तो 180 × 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 365, मतलब आपने जितने भी दिन काम किए उसको अगर टोटल ईयर से 365 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपको जो भी पॉइंट्स आए, नंबर्स आएंगे, वो आपको फाइनल दिया जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4.2 आया, ठीक है, और आपका पहले 20 आया तो टोटल मिलाकर 24.2 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से वो मार्क्स निकालेंगे और तब जाके आपको मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं और बात करूँ इसमें जो भी मेन पॉइंट है, परीक्षा की जो संरचना है, आपका एग्जाम जो होने वाला वो किस तरह से होने वाला है वो समझते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न कार्यक्षेत्र विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है वो 100 रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है। और ये आपके डिपार्टमेंट से, अगर आप मैकेनिकल से फिलअप कर रहे हैं तो मैकेनिकल का रहने वाला है, अगर आप सिविल से कर रहे हैं तो सिविल रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है, आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। साथ ही साथ आपका जो प्रश्न पत्र रहने वाला है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ठीक है। कार्य क्षेत्र 100 प्रश्न जो है अखिल भारतीय तकनीकी ICT से अप्रूव जो भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का जो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है उसके बेस पे रहने वाला है, ठीक है। उक्त परीक्षा में 1 से अधिक पालियों कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मतलब ये डिफरेंट मतलब पाली मतलब होता है ना कि मॉर्निंग शिफ्ट वाइज इसको कराया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, जब शिफ्ट वाइज कराया जाएगा तो 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परिणाम मानीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन भी इसमें एप्लीकेबल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, परीक्षा में गलत उत्तर करने के नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगा। मतलब आपको कहना ये चाह रहा है कि 1/4, ठीक है, मतलब अगर आप मतलब अगर एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो आपका 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को मान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। मतलब आपके जो भी मार्क्स आएंगे उस पर उसको नॉर्मलाइज करके आपको एक रिजल्ट मतलब प्रोवाइड कराया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का विकल्प संख्या ये है, दिनांक ये जो आपको दिया गया लिखित परीक्षा में समान वर्ग को। अब ये आपको जानना जरूरी है कि जो लिखित परीक्षा होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो CBT टेस्ट होगा, उसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांग के लिए 32% मार्क्स लाना, मतलब आपको मिनिमम इतना % मार्क्स लाना ही है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इससे कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका जो इसमें दे रखा है मेन पॉइंट जो है वो मैं बताता हूँ। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस जो आप इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है। मैट्रिकुलेशन, आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है वो रखना है, इंटरमीडिएट का अंक, ठीक है, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको रखना है, मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यता के सभी वर्षों का अंक पत्र आपको रखना है, ठीक है, एवं मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल आपको प्रमाण पत्र रखना है, जातीय प्रमाण पत्र रखना है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र रखना है, आर्थिक रूप से EWS का सर्टिफिकेट रखना है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आपको ये सब रखना है। अस्थायी निवास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आपको रखना है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता से अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का है तो आपको ये भी प्रमाण पत्र रखना है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र रखना है अगर आप दिव्यांग हैं तो। ये सब आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं जब आप इस फॉर्म को फिलअप करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक पत्रों के आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थी को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट क्लियर दस्तावेज जो सही से तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो को अपलोड करेंगे। धुंधला, अस्पष्टता, काला, अपठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी अभ्यर्थियों को समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। अभी देखिए आपको ये बोल रहा है कि आप जो भी वेबसाइट पर जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी वेबसाइट पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे से स्कैन होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी तरह से धुंधलापन या कुछ ऐसा हुआ तो जब आपका जो डॉक्यूमेंट आपका जब एग्जाम निकल जाएगा, आप अगर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय अगर वो जो वेबसाइट पे दिया गया अगर वो धुंधला है और आप दूसरा डॉक्यूमेंट वहाँ लेके गए हैं और वो क्लियर है तो उस केस में आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मतलब फॉर्म जो फिलअप करना है अच्छे से करना। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। बाकी डिटेल्स इतना ही है। और अभी चलते हैं दूसरा जो वैकेंसी है इसमें आपका दूसरा जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है उसको देखते हैं, ठीक है। अभी तो हमने जो देखा था वो सिविल के लिए था।
और ये तो इंस्पेक्टर वाला है आपका, ये इलेक्ट्रिकल का है। चलिए इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। देखिए वही सेम डेट सबका पिछला डेट ही है इसमें भी। चलिए इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सब कुछ सारा प्रोसेस जो है सेम ही रहने वाला है, बट थोड़ी वैकेंसी की जो आपका डिटेल्स है वो इसमें भी देखिए आप देखेंगे तो इसमें भी वही सब कुछ दे रखा है कि कनीय अभियंता विद्युत का है, आपका डेट ये वाला है अप्लाई करने का, आपका जो पे ग्रेड स्केल ये है, सेम है सब कुछ जो आपका अभी सिविल में रहने वाला था। लेकिन आपकी जो वैकेंसियाँ रहने वाली है इसमें टोटल 86 वैकेंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की। और आपका सेम आपको डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, ठीक है, आपका AICTE से मतलब रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए। ये आपका डिटेल दे रखा है किस किस विभाग में कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। बाकी ये सारा डिटेल्स आपको जो पुराना है वाला जो आपको अभी सिविल में बता रखा था सेम ही रहने वाला है। बस इसमें बस एग्जाम का जो होने वाला है, एग्जाम आपका जो होगा इसमें इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में भी आपका देखिए सेम रहने वाला है। अगर देखिएगा सेम 12 आपका दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 12 जनवरी 2026 तक ये चलने वाला है। अगर मैं इसका PDF आपको दिखाऊँ तो इसमें भी सेम ही रहने वाला है जो सिविल में और इलेक्ट्रिकल में था। बस इसमें आपको वैकेंसियाँ जो होगी अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग ये 70 है। मतलब आपको देखें अगर सिविल की बात करें, सिविल की टोटल वैकेंसी थी 2653 जो कि काफ़ी अच्छी है। आप अगर मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें तो टोटल 70 है। और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपका 86 है, ठीक है। तो सिविल के लिए तो काफ़ी अच्छी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा है, ठीक है, सिविल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, और आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपका जो कोर्स होना चाहिए वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, आप इसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। जो वेबसाइट का पूरा है वो डिटेल है btscbihar.gov.in, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।